बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, एक तरफ तो इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला उस पर पीटीआई बड़ी खुश है, लेकिन क्या इस रिलीफ से इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात रोशन हो गए हैं या अभी वो बहुत लंबे अरसे तक जेल में रहने वाले हैं? हर तरफ इसी सवाल की बाज़गश्त है। तो आज के प्रोग्राम में कानूनी और सियासी दोनों पहलुओं का हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पीटीआई ये दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इमरान खान साहब को बेगुनाह साबित कर दिया, ये सलमान अकरम राजा साहब का कहना है। और हुकूमत ये कह रही है कि ज़मानतों का मतलब बरियत नहीं है और ना ही ये है कि मुकदमा जो है वो मुकम्मल हो गया है, ना ही इससे किसी तरह से उनकी बेगुनाही इसको कहा जा सकता है ज़मानतें मिलने को। इस पर भी बात करेंगे। और अपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग का फ़ैसला किया है। इसमें कौन कौन सी जमातें शामिल होंगी, एजेंडा क्या होगा? क्योंकि कई बार तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान की जो तहरीक है वो कोशिश करती रही है एक बड़ी तहरीक के आगाज़ का, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। अपेरेंटली ऐसे लगता है कि वो जैसे कहते हैं ना, बार बार आप लॉन्च कर रहे हैं एक इशू और उसमें कुछ जान नहीं है और फिर आप थोड़े से बैठ जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि नहीं हमें तहरीक चलानी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। लेकिन आइन पर अमल दरामद के एजेंडे पे अब दोबारा से बातचीत हो रही है, तो कौन शामिल होगा और कैसे आइन पर अमल दरामद में वो जो मरकज़ी निकात हैं उन पर तमाम जमातों को इकट्ठा लाया जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पहलू है पाकिस्तान की सियासत का। इमरान खान साहब जब से जेल में हैं, बार बार बहुत सारे सहाफ़ी ये दावा करते रहे हैं कि उनको डील ऑफ़र की जा रही है, वो डील ले रहे हैं। फिर कभी तरदीद आती है हुकूमत की तरफ से, कभी पीटीआई खुद कहती है कि ऐसी कोई डील इमरान खान साहब नहीं लेना चाहते, लेकिन हुकूमत डील्स दे रही है, ये पीटीआई का कहना है। हुकूमत कहती है जी हमसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक बार फिर पीटीआई से ये सवाल हुआ है उनके जो जनरल सेक्रेटरी उनसे कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनके हाथ में कोई इख्तियार है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट से। और क्या वाकई कोई डील होने के इम्कानात हैं? इन केसेस में ज़मानत को डील के साथ जोड़ा जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है, उस पर भी हम बात करेंगे जी। और DGISPR ने जो सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से जो दावा किया गया था ब्रसल्स में आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने जो मजमून लिखा था, जो खबरें दी थी, उनकी तरदीद कर दी है। क्या सुहेल वड़ाइच साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी कर सकती है हुकूमत? इसके इम्कानात नज़र तो नहीं आते, क्योंकि DGISPR से सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा जी कि जियो एक ज़िम्मेदार इदारा है, ख़ुद ज़िम्मेदारी का उनको मुज़ाहिरा करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है ये जो इसको मुस्तरद किया गया है, रद्द किया गया है, इसकी जो नफ़ी की गई है तमाम ख़बरों की, उसमें काफ़ी दिन लग गए हैं। तो काफ़ी दिन लगने की वजूहात पे भी लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं जी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर कानूनदान हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ होंगे, और जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब जो कि सीनियर दिफाई तजियाकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जन साहब आपका भी। कामरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ज़मानतें मिली हैं, क्या पीटीआई दुरुस्त कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को बेगुनाह साबित कर दिया, या हुकूमत दुरुस्त कह रही है कि नहीं इससे साबित होता कि वो बेगुनाह हैं? लेकिन जो रिहाई का सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या इतने अहम जो 9 मई का मसला वो बड़ा अहम है, उसमें हो गई उनकी ज़मानत, तो रिहा नहीं हो पाएंगे अभी भी, क्योंकि कन्विक्टेड हैं जो 190 मिलियन पाउंड्स केस है? देखिए, ना तो जमानत होने से कोई बेगुनाह हो जाता है और ना गुनाहगार हो जाता है। दोनों तरह से जो है वो दोनों दावे जो है वो दुरुस्त उस तरह से नहीं है। एक टेंटेटिव किस्म की असेसमेंट होती है मटेरियल की, जो कि प्रोसिक्यूशन ने कलेक्ट किया होता है, और उसकी बुनियाद पे जो है ना वो केस या फर्दर इंक्वायरी का हो जाता है। वैसे भी इन केसों में तो अभी तक चालान भी शायद नहीं आया, और ना सिर्फ चालान नहीं आया, तो जब चालान नहीं आया तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। वो जो मटेरियल है उसको उन्होंने जो ना उसका वेट किया होगा टेंटेटिवली, जी जी। और मोहतात किस्म की उन्होंने जजमेंट दी है। ना उसमें उन्होंने वो गुनाहगार किया है, ना बेगुनाह किया है। प्लस उसमें जब से ये देखिए 9 मई को भी अब कितना वक्त गुजर गया है, तो उसमें इतना अरसा भी जो है ये मैटर करता है। इसमें ट्रायल करना शुरू होना और इवन चालान करना, सबमिट होना,
تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہیں اس میں. اب وہ جب کسی کیس میں بیل ہوتی ہے تو صرف اسی کیس کی حد تک بیل ہوتی ہے. اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور کیس میں ریکوائرڈ نہیں ہے تو سبجیکٹ ٹو فرنیشنگ آف شیورٹی جو ہے نا اماؤنٹ وہ بتا دیتے ہیں ٹو دی ٹون آف روپیز سو اینڈ سو. لیکن مظاہرے 26 نومبر کا جو احتجاج تھا اس کے لیے بھی بہت سارے مقدمات درج ہیں راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کے خان صاحب پہ. تو اب 26 نومبر کو تو خان صاحب موجود نہیں تھے, باہر ہی نہیں تھے. بہت سارے لوگ تو کہتے ظاہر 9 مئی کو بھی 9 مئی کو بھی نہیں, جی 9 مئی کو بھی فزیکلی موجود نہیں تھے, لیکن اب 26 نومبر کو تو ان سے ملاقات بھی لوگوں کی نہیں ہو پا رہی تھی. تو مطلب اس کو جناب نے اوور ہیئر کیا تھا اور اس نے وہ جن صاحب نے جو نا وہ پھر آ کے وہ ایویڈنس دی کہ اس 48 گھنٹے میں تو کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی. جب اس نے سنا اور اس کے بعد جو نا پھر اس نے جو نا یہ کہا کہ جی اس وقت جو نا وہ میں نے فلاں تاریخ کو چاہیے سنا اور اس وقت کرسی کے نیچے یا کرسی کے اوپر یا میز کے نیچے یا میز کے اوپر موجود تھے بیس بدل کے. اور درمیان میں اتنی اہم جو ہے نا وہ بات ملک کی آگے ہو رہی تھی اس کا جو ہے نا انہوں نے کسی کو جو ہے نا کنوے تک بھی نہیں کیا. تو غریب معاملہ ہے, اس کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا پروڈنٹ مائنڈ کو. اپارٹ کی جو ہے نا 9 مئی کو کیا ہوا تھا وہ ایک الگ سے معاملہ ہے, مگر کرمنل کیس جب کسی عدالت میں لائیں گے اس کو اسی سٹینڈرڈ پہ جو ہے نا اس کی ایویلیویشن ہوگی اور اس ایویلیویشن میں جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا معاملہ. بالکل ٹھیک ہے. نعیم حیدر پرجوتا صاحب, جو اب آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے جو ریلیف ملا ہے یہ بے گناہی ثابت کرتا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آج آپ سپریم کورٹ کی تعریفیں کر رہے ہیں, کل یہ معاملہ جب نمٹے گا اور وہ ازیوم کرتے ہیں کہ 9 مئی جب مکمل ہوں گے کیسز ٹرائلز تو پھر خان صاحب کو سزا ہوگی, تو پھر بھی آپ عدالتوں کی اتنی تعریف کریں گے جتنی اب آپ کو انصاف کی رمق نظر آ رہی ہے. نہیں دیکھیں, بہت شکریہ تنزیلہ, آپ نے موقع دیا. سپریم کورٹ کے اندر کیس کا مکمل فیصلہ نہیں ہوا, میرٹس کی تو بات ہی نہیں ہوئی. ہاں, کیس کا فیصلہ تو ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے, لیکن جہاں بات کی جائے کہ اس کیس کا خاتمہ جو ہے وہ کب ہوا, تو سرگودا میں جج عباس ہیں, انہوں نے اس گواہی کو, یہ جو ٹیبل کے نیچے ہیں کمرے کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, اس گواہی کو اور جو شواہد تمام کے تمام جو ناقابل تردید شواہد ہیں, ٹھیک ہے جی, ان تمام شواہد کو مسترد کیا ہے. 348 اور 355 FIR نمبر ہے, آپ دیکھ لیجیے اس فیصلے کو, اس میں جج صاحب کیا لکھ رہے ہیں. جج عباس نے بڑا دلیری سے اس کے اوپر بڑا پریشر تھا, اس کے بعد نئے جج جو ہیں وہاں تعینات کیے گئے اور پھر نئے جج کے ذریعے کسی اور مقدمے میں اسی نوعیت کا مقدمہ تھا اور یہی گواہی اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور اسی ثبوتوں کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. اسی طرح فیصلہ آباد اور لاہور میں کیا گیا. تو آرٹیکل 13 بڑا واضح ہے کہ کوئی شخص ایک جرم کے اندر 2 دفعہ ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. تو جب ایک جرم کو مسترد کر دیا گیا عدالت کی طرف سے, تو اس جرم یا اس سازش یا اس الزام, اس ثبوتوں کو آپ دوبارہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جتنے مقدمات بنائے گئے اس سازش کے اوپر, تو وہ تو سازش ہی جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا. تو مقدمات جتنے پاکستان کے اندر جہاں جہاں درج کیے گئے ہیں ان کی یہی کریڈیبلٹی ہے, اور کریڈیبلٹی اس فیصلے کے بعد ختم ہوگی. اب اس کے بعد ان تمام ٹرائلز کا چلانا وہ یوں ہی ہے کہ بس عمران خان آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چلائے جائیں گے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد ٹرسٹ میں تو ظاہر ہے مطلب فیڈرل کیبنٹ میں جو کچھ ہوا اس میں تو بڑے مضبوط تھے شواہد استغاثہ کے پاس بھی. اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب کیس کوئی بنایا جاتا ہے نا, جب کیس وہ بنتا ہے تو اس وقت اس کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں. جیسے اب آپ کے سامنے توشہ خانہ آیا اور اس میں سزا معطل ہوئی, اور جب جج کے سامنے ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تو انہوں نے کہا کہ کیسے مذاکرہ خیز طریقے سے آپ نے ٹرائل چلایا, اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں, آپ ثابت نہیں کر پائے. فیئر ٹرائل کی بات نمبر 1. نمبر 2, جب آیا عدت والا کیس, وہ آپ کے سامنے کہ اسلامک ہسٹری یا پاکستان کی ہسٹری میں تو ہم نے عدت کیس نہیں سنا کہ مریم کا صفدر والا کوئی معاملہ اٹھاؤ یا کسی اور کا اٹھاؤ. بندہ نہیں, نہ کریں وہ, میں عدت والے کیس پہ میں نے کبھی میں وہی بات کروں, ڈسکشن ہی نہیں کی. آپ ڈسکشن نہیں کی, لیکن عدالتوں میں پگڑی اچھالتے رہے, وہاں خاور مانکا آ کر بیان دیتے رہے, اس کی پریس کانفرنس کروائی گئی, اس کو بٹھا کر وہاں جناب باقاعدہ طور پر میڈیا ٹاک کی گئی, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ لوگوں نے اتنا نوازا. میں وہی دیکھیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس پہ باقاعدہ طور پہ ان کی عدت کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے. اچھا ذرا رکیں, کیا ہوا اس کیس کا, تو یہ کیس سارے ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ خاور مانکا والا مسئلہ اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو معاملہ, وہ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا ککرتے انگور چڑھایا تھے, ہر گچھا جو ہے وہ زخمایا.
जन साहब, 9 मई ज़ाहिर है वहाँ पे हम स्टक हैं, रियासत और सियासत दोनों लगता है कि 9 मई के इर्द गिर्द घूम रही हैं। आपको नहीं लगता कि अदालतों को जल्द से जल्द फैसले करने चाहिए? 4 महीने में हुआ था तय कि सब फैसले हो जाएंगे। अब कल जो है वो इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनके बेटे को 2 सालों के बाद आपने गिरफ्तार कर लिया और आज उनको पेश कर दिया। ये आपको नहीं लगता है कि खुद जो रियासत का केस है उसको कमज़ोर करने वाली हरकतें हैं? क्योंकि आपने मुजरमों को तो पकड़ लिया हुआ ना, बहुत सारों के ट्रायल्स हो गए, फौजी अदालतों में भी चले, जमानतें भी हो गई, बरी भी हो गए। अब इमरान खान साहब क्योंकि ज़ाहिर है वो सियासी शख्सियत हैं, एक पार्टी के बानी हैं, उनकी बहन के बेटे को ऐसे पकड़ना, हाउ डू यू लुक एट इट? और इमरान खान साहब की जो जमानत है उस पर पीटीआई जो खुशी मना रही, उस पर आप क्या कहते हैं? तंजीला, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और मेरा मोहतरम कामरान मुर्तजा साहब को और नईम पंजौता साहब को बहुत सलाम जी। अनफॉर्चुनेटली ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये मैं किसी इंडिविजुअल्स पे तो कमेंट्री नहीं करना पसंद करूंगा और ना मुझे इतना इन्फॉर्मेशन है कि क्यों किया जाए। अनफॉर्चुनेटली मैं जिस चीज़ पे कमेंट्री करना चाहूंगा वो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम है जी, जो अनफॉर्चुनेटली और पूरी जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है स्टेट का टू रन दी अफेयर्स ऑफ द स्टेट, वो कमेंसरेट नहीं कर रहे नेवर एवर के जो पाकिस्तान डिजर्व करता है स्टेट फंक्शनिंग के जो स्ट्रक्चर्स को। एंड अकोमुलेटिव मिस्टेक्स है तंजीला, अकोमुलेटिव। मैं ये नहीं कहता कि किसकी वजह से हो रहा है, किस पे जाएगी, बिकॉज अगर हम इन डिस्कशन में पड़ गए तो हम माजी की इतनी एग्जाम्पल्स देंगे और हर दौर में जो भी पावर में गया है उन्होंने स्ट्रक्चर को या स्टेट फंक्शनिंग को, इवन जो इनसिक्योरिटीज एस्टेब्लिश हो रही हैं, 90% इनसिक्योरिटीज इन पाकिस्तान, वॉर और टेररिज्म की तरफ अगर मैं इशारा करूं तो ये ब्रीड कर रही हैं इन द कॉरिडोर्स ऑफ पुअर, बैड गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट और बैड लीगल पॉलिटिकल प्रोसेसेस जी, माजरत के साथ। और मार्शल लॉज भी रहे यहाँ पे। मैं यही कहने लगी थी कि आप कह रहे हैं ना कि माजी में गए, तो मैं यही कहती कि फिर तो हम 99 तक भी नहीं पहुंचेंगे, मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। हमेशा यही होता है। That's what I want to bring out, तंजीला, कि we have to move forward। देखिए, पहले एक तो फैसला कर ले कि पाकिस्तान ने फंक्शन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो ही चीज है जी, कॉन्स्टिट्यूशन और वो लोग जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद दिस स्टेट, द पीपल ऑफ पाकिस्तान जी। तो उनके जो मसाइल हैं या उनकी जो वो अनफॉर्चुनेटली जो डेमोक्रेसी के बीच में जो ट्रू डेमोक्रेसी है, क्लिप्टोक्रेसी तो हमने देख लिया, ट्रू डेमोक्रेसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हैविंग सेड दैट जी, सारे मसाइल अभी पॉलिटिशियंस नहीं हल करने हैं जी। अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट के साथ लोग जुड़ते भी हैं, फवायद भी उठाते हैं, फिर उनको बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते और आगे चले जाते हैं। अब एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर मौजूद है, वो उस पर डिबेट पॉलिटिकल लोग तो बहुत कर सकते हैं, सही है गलत है, वो उनका प्रोगेटिव है, जरूर करें बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप जब पावर में होते हैं तो ये सारी चीजें आप भूले होते हैं। जब अपोजिशन में आते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, जो लॉज का मिसयूज भी कई दफा हमने होते देखा, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इससे स्टेट और कमजोर होगी। वी आर गोइंग नोवेयर। कोई इंडिविजुअल फॉर दैट मैटर is not bigger than any party and no party is bigger than the state। पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं, और ये इंस्टीट्यूशंस के लिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड लीगल फ्रेमवर्क में। वो मूव फॉरवर्ड के ऊपर भी मैं आती हूँ जज साहब, क्योंकि एक जो दूसरा मेरा टॉपिक डिस्कस करना है वो मूव फॉरवर्ड के हवाले से। लेकिन एक क्विक कमेंट मैं दोनों से चाहती हूँ। ये जो अलीमा खान साहब के बेटे हैं, क्या ये कहीं रुपोश थे, गायब थे? इनको 2 सालों बाद क्यों गिरफ्तार किया गया? देखें, पहली बात यह है कि जो शेर शाह हैं ना, उनके हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने बातें की कि वो हसान के साथ थे, लेकिन दूसरे जो उनके बेटे हैं शारेज़, उनके हवाले से तो कोई किसी किस्म का ना इल्ज़ाम आया, ना किसी हवाले से किसी ने बात की। वो तो यहाँ अदालत के अंदर आकर पेश भी होते रहे 9 मई के मुकदमात के अंदर, और इसी तरह ये शेरशाह भी आते रहे, पायर भी जाते रहे पाकिस्तान से और पाकिस्तान में भी आते रहे। और 9 मई को जो शारेज़ हैं वो तो चित्राल के अंदर थे, ना कि लाहौर थे, ना इस्लामाबाद। जैसे शाह महमूद कुरैशी जी हैं वो कराची में थे, लेकिन ये साबित भी हो गया, इल्ज़ाम भी साबित ना हो पाया, बरीयत भी होगी, उसके बावजूद शाह साहब आज जेल के अंदर है। तो इसी तरह उनको जिस तरह उठाया गया है, और आज जज साहब ने जिस तरह 8 रोज़ का रिमांड दिया है, बड़ा एक गैर कानूनी फैसला दिया है, ऐसा फैसला नहीं आना चाहिए था। क्योंकि मैंने कामरान साहब से भी पूछना है कि जिन मुकदमात पे अभी तस्ले भी हो चुके हैं, अब उनकी गिरफ्तारियां अगर ऐसे लोगों की हो रही हैं जो मौजूद थे, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे नैरेटिव पे, जो 9 मई का नैरेटिव है जी। स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और कामरान साहब, मैं चाहती हूँ आप भी इस पे कमेंट कर दें कि 9 मई में तो हम देखते हैं कि चीज़ें बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत आगे बढ़ गई हैं। लीगल मैटर्स भी, जो प्रोसीडिंग्स हैं अदालतों के अंदर, जो कार्रवाइयाँ हैं, बहुत कुछ हो चुका है। अब दोबारा से गिरफ्तारियां करते हुए दिखाई देना और स्पेशली इमरान खान साहब की बहन के साहबजादे को इस तरह से गिरफ्तार करना, क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा पॉलिटिकली, अगर मैं आपसे पूछूं, और लीगली भी इस पूरे प्रोसेस पे? लीगली तो देखिए, लीगली कोई बात बनती नहीं है कि इतने अरसे के बाद किसी को गिरफ्तार किया जाए और अचानक उनको ख्याल आ जाए कि मिस्टर फलाना भी इसमें जो है ना मुलजिम हैं, और उसका रिश्ता जो है वो इमरान खान के साथ मामू भांजे का होता है। कि मेरा ख्याल है ये तकलीफ दे बात है, ये पेन देने के लिए बज़ाहिर जो है इसका तो जो ख्याल, पहला ख्याल आता है कि तकलीफ देने के लिए। वो 2-4-10 दिन में आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, रिमांड दे दिया, ठीक है, ये प्रोसेस है, 2-4-10-15 दिन में आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये ख्याल यही होगा कि ये तकलीफ देने के लिए। सही, ये मतलब एक वीकनेस के तौर पे देखा जाएगा इसको। जी, इसको कमजोरी के तौर पे देखा जाएगा, और स्पेशली जब वीकनेस के लिए, इसलिए भी किसी आम केस में भी डाला जाता किसी इतने अरसे के बाद तो भी वीकनेस के तौर पे देखा जाता, मगर एक इतना अहम केस हो जो स्टेट के लिए जो है ना, वो रियासत के लिए एक जिंदगी मौत का सवाल हो, और उसमें ये स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस हो या ये स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, तो उसको बहुत जो है वो हैरानगी से देखा जाएगा कि अच्छा, बस आपकी सलाहियतें इतनी हैं। ये बदकिस्मती है हमारी, जो कुछ भी हुआ है इसमें। सही, इसमें ठीक है। अच्छा, जो वो आ जाएंगे, मगर हाँ, दूसरा जो इशू है, नईम से पहले मैं आपसे उसका पूछ लूं कि एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि कोई डील हो रही है इमरान खान साहब से पसे पर्दा। नहीं, तो देखिए, ये जमानतें मिली, साथ ही डील की बातें दोबारा से। कौन डील की बातें करते हैं? पीटीआई करती है, हुकूमत वाले करते हैं, मीडिया वाले करते हैं? हाँ, पता नहीं कौन कौन करता है, लेकिन हम तो नहीं कर रहे कि कोई डील वाली बात हो रही है। और इमरान खान ने आप लोगों को पहले डील नहीं भी चाहिए? नहीं, देखिए, इमरान खान को डील नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन इमरान खान ने राजा साहब से मुज़ाकरात की दोबारा बात हमेशा पूछा कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, उन्होंने कहा हम उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से। नहीं, देखें तंजीला, जिनसे गिले हैं उन्हीं से नहीं, हमने कोशिश की उस वक्त भी हुकूमत से भी बात करने की, लेकिन आपके सामने ही है कि ये छापे भी मारते रहे और हमारे घरों में चादर चारदीवारी का। अहमद रजा साहब, उनके घर में भी इस तरह मदरसे के ऊपर हमला किया गया, साथ गिरफ्तारियां भी जारी। तो ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से आप चपेड़े मारें, दूसरी तरफ से आप कहेंगे कि राजी हो जा भाई। तो उसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ता है। आप देखें कि इमरान खान सेम गोज़ फॉर यू ना, आप लोग एक तरफ इल्जाम तराशी करें और उन्हीं से कहें कि हमने आपसे बैठ के राजीनामा करना है, बात करनी है, वो भी नहीं चलेगा। देखें, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन लूटा गया है, तो इसे मेरे ख्याल में इल्जाम तराशी तो नहीं कहेंगे। आप ये कहें कि आप जो कुछ पहले करते रहे उससे भी तो रिट्रैक्ट नहीं किया ना। लोगों के नाम ले लेके लोगों पे इल्जाम तराशियां की हैं, मतलब इमरान खान साहब पे फायरिंग से लेके हर चीज का इल्जाम आपने उसी इदारे पे डाला है। पर्चा दर्ज कर देते। अगर बेगुनाह थे तो साबित हो जाता कि यहाँ ताकतवर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाता। इमरान खान साबिक वजीर आजम थे, आपने 300 के करीब मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, तो वहाँ पर्चा भी दर्ज कर लेते। मैं खुद गया था सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास लेटर लेकर कि सो मोटो ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया क्योंकि पीछे बंदूक थी। तो बंदूक की नोक पे फैसले आज भी कराए जा रहे हैं। और इमरान खान कभी डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात की बात उन्होंने की, बातचीत की बात की, और वो भी मुल्क की खातिर। हाँ, ज़रूर बात की, इनसे भी बात करने की बात की जो हुकूमत बनी हुई है, और उनसे भी बात की जिनके पास इख्तियार है, लेकिन वो बेसूद रहा सारा मामला। अभी भी जो ये बात कोई सुहेल कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, कोई तीसरा कर रहा है, ये तमाम की तमाम अफवाहें हैं। इनमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है, सिर्फ अपनी इंटेंशन हासिल करने के लिए सारा करते हैं। हाँ, किसी की ख्वाहिश ज़रूर होगी कि कोई माफ़ी मांगे, क्योंकि पहले भी ये कहा जाता रहा कि माफ़ी मांग लें या आपको नहीं छोड़ा जाएगा, हमारे पास शवाहिद हैं। तो माफ़ी इमरान खान ने यही कहा कि वो मांगे जिन्होंने पाकिस्तान पर जुल्म किया है। 9 मई हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था है, और हम कहते हैं सीसीटीवी फुटेज लेकर आइए, जुडिशियल कमीशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जज साहब, पीटीआई फिर वही बात, उसी वो कहते हैं ना राउंड जीरो पे खड़ी है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे खिलाफ किया गया, यानी कि एक मुल्क का इतना अहम इदारा खुद अपने ऊपर ये सारा कुछ कर रहा था, टू ब्लेम पीटीआई। आपको लगता है, आप कह रहे थे ना वे फॉरवर्ड, तो ये जो 9 मई का मामला, इससे कोई वे फॉरवर्ड है? माफी भी कह रहे हैं हमने। तंजीला, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, नईम भाई जो है इज वेरी डियर टू मी। 9th May is a serious day. ये कोई इतना मामूली दिन नहीं है. This is not a politics. This was little beyond the politics. ये कोई political parties के खिलाफ या इस तरह नहीं था. देखिए, सोच जो होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है. It is not कि कितने लोगों ने किया, कौन लोग गए. जो सोच होती है, जो इस तरह की चीज अवामिल को कराती है, वो स्टेट को हिला देने वाले वाकयात होते हैं. अब अनफॉर्चुनेटली एक पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि लोग
डेफिनेटली पॉलिटिकल एडवांटेज भी लेते होंगे। मुर्तजा साहब बैठे हुए ये बेहतर कमेंट कर सकेंगे क्योंकि पॉलिटिकल थिंग्स को ये समझते हैं। और पॉलिटिक्स नाम ही इसी का है जी, लोग फायदा भी उठाते हैं, अपोजिशन भी फायदा उठाती है। आप इंडिया की पॉलिटिक्स देखते हैं, डेमोक्रेसी में कहीं भी चले जाए सीरियस एलिगेशंस लगती हैं, बहुत सीरियस। अभी ट्रंप को देख ले, जिस तरीके से हर रोज बाइडन को जरूर याद करते हैं। तो ये चीजें पूरी दुनिया में होती है, फिर लोग एडवांटेज उठाते हैं। असल इशू ये है कि आपने कैसेस बुलाए जिन्होंने भी दिया, वो पीटीआई को वो रिव्यू करना होगा कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि इधर एहतजाज करना है। देखिए लोग वहां पे मौजूद भी है। मैं कहता हूँ चले 10 बंदे इनके आए, मैं इनकी बात मान लेता हूँ कि जी 10-20 बंदों ने अटैक किया, 10 तो इनके आए ना, 2 तो आए, 3 तो आए, 1 ये तो दैट गिव्स यू कैसेस बुलाए। वो सही है या गलत है, अगलों ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट की, किसी ने फायदा उठाया नहीं उठाया वो तो बात की बात है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो चीजें होती है जो पाकिस्तान को हिला देती होती हैं। वी आर इन अ सीरियस वॉर, और इस वॉर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीपल ऑफ पाकिस्तान है। जब आप उनको अफवाज से या एस्टेब्लिशमेंट की बार बार बात करके, या जिस तरह भी नईम भाई कमेंट कर देते हैं अपनी तरफ से, तो अच्छी बात है, चले इनकी सोच है कि जी पीछे बंदूक है फला, ये दीज थिंग्स इम्पैक्ट। और ये मेरी आपकी हम सब की जंग है, ये नईम की भी उतनी जंग है जितनी आपकी और मेरी या पाकिस्तान के किसी शहरी की जंग है, उसको हिला देते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप जब हुकूमत में होते हैं तो आप सारे एक पेज पे भी होते हैं, सब चीजें चल रही होती हैं, हाइब्रिड भी चल रहा है, सब। देखिए पाकिस्तान वहां पहुंचा नहीं है कि हम अलोन, या तो पॉलिटिक्स अलोन या एस्टेब्लिशमेंट अलोन पाकिस्तान को लेकर आगे बहुत चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वॉर की एप्लीकेशन है, वी ऑल विल हैव टू डू समथिंग। अभी देखे ना, फिर हम जब इंडिविजुअल्स को प्रायोरिटी दे देते हैं, कोई भी फॉर दैट मैटर इंडिविजुअल्स हो, जब हम उनको प्रायोरिटी दे देते हैं, इंस्टीट्यूशंस नहीं पनप पाते। जब मैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं पनप पाते तो फिर सियासत रुक जाती है। इंडिविजुअल है तो सियासत है, इंडिविजुअल नहीं है तो सियासत ही है। जब सियासत रुकती है तो फिर पूरी रियासत रुक जाती है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक आदमी का, आम आदमी का, आज पाकिस्तानी का ये इशू नहीं है, उसके इकोनॉमिक इशूज हैं, बहुत सारे और इशूज हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये इशूज नहीं है, ये भी मेजर इशूज है, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन इनका हल इन्हीं डेमोक्रेटिक फोर्सेस को निकालना होगा। दे विल हैव टू क्रिएट द स्पेसेस। विद ऑल माय रिस्पेक्ट, पीटीआई पावर में थी, आज वो लोग जिनकी वजह से पार्टी को शायद नुकसान पहुंचा, मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आज वो कम नजर आते हैं। नईम तो एक वर्कर आदमी है, जबरदस्त आदमी है, ये असासा है पाकिस्तान के इस तरह के लोग, इसलिए मैं इनको असासा कहता हूँ कि ये अपने सब जिनकी वजह से नुकसान पहुंचा, अभी वो व्लॉगर्स हैं, वो दे आर नो मोर पार्ट ऑफ, वो तो स्टेट को और कमजोर कर रहे हैं। मैं तो इनको कहूंगा कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ ब्रदर, मैं मशवरा दूंगा कि इन लोगों से दूर रहें। ये ज्यादा नुकसान स्टेट को हो रहा है। पाकिस्तान कमजोर हो गया तो तंजीला किसने रहना है जी, मुझे ये बताए ना। सही है। कामरान साहब से भी मैं जरा पूछ लूं, कामरान साहब को डील की खबरें बार बार आना शुरू हो जाती हैं, आपके बाप भी जाहिर है नो डील। अच्छा, जैसे मैं आपसे वजह पूछूंगी ब्रेक के बाद कि आप क्यों कह रहे हैं देयर इज नो डील, इतना आप भी यही कह रहे हैं ना, देयर इज नो डील। बिल्कुल। तो कामरान साहब, कोई डील हो रही है इमरान खान साहब के साथ, या होनी चाहिए फॉर दैट मैटर? ऐसा है कि डील कोई हो रही है या होगी, ये तो अभी तक प्रीमेच्योर है, मगर कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बात मौजूद है। और इसका एक आप आसान सा अंदाजा करने के लिए आप देखिए कि सेनेट में जो पार्लियामानी लीडर, जो नए अपना इनका पार्लियामानी लीडर नहीं, अपोजिशन लीडर के लिए जो इंतखाब हुआ है, वो सवाती साहब है ना जी। सवाती साहब ने खुद कुरान शरीफ उठा के और कुछ उसकी आयतें पढ़ के ये इरशाद भी फरमाया था कि जी उनको जो है खान साहब ने क्या फरमाया। तो आप जब कोई जिस घोड़े को मैदान में उतारा जाता है, उससे जो है ना बात चीजें जो है ना समझ में आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं पे बात मौजूद है। सिर्फ मसला शायद ये होगा मेरी असेसमेंट में कि वो जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, वो भी आपको पता है वो या डील करना चाह रहे हैं, तो वो मसला सिर्फ ये होगा कि आया इस सेटअप की मौजूदगी में डील हो सकती है जो ये डील चाहते हैं, या इसको माइनस करके डील हो सकती है। खैर ये इसकी मौजूदगी में डील जो है ना इमरान खान साहब क्यों करेंगे? अगर आप एक आम वर्कर के तौर पे सोचें और पार्टी को एक तरफ रख दें तो शायद नहीं होगा। तो उसमें सारे पूरे जो है ना सिस्टम को, या पूरे सिस्टम के एक हिस्से को, कम से कम एक हिस्से को जो है ना वो माइनस करना पड़ेगा। बाकी मुमकिन है कि बड़ी आ जाए। आप मजीद संगीन जो है वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कौमी जो अपोजिशन जो बातें करना चाहती हैं उसका एजेंडा कैसे पाया तकमील तक पहुंच सकता है, उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम करते हैं आखिर में कुछ कौमी डायलॉग अपोजिशन जमातों ने एक बार फिर ये कहा है, और उसमें जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं उनको ये इख्तियार भी दिया गया है। बहुत बार ये तफ़्ज़े आईन पाकिस्तान की जो तहरीक है, ये लगता है ऐसे कि एक तहरीक का आगाज़ होने लगा है। आई अंडरस्टैंड, आप कहेंगे कि ये तहरीक तो एक मुसलसल जहद का नाम होता है, लेकिन तहरीकें जब शुरू होती है ना तो पता चलता है कि तहरीक शुरू हुई है। इनका पता नहीं चल रहा कि शुरू हो रही है कि नहीं हो रही, क्या मसला है? नहीं, देखें, अगर आप पहले दिन से हिसाब लगाएं तो जब से इमरान खान साहब को एक गैर-आईनी तरीके से हटाया गया, उस दिन से तहरीक हमारी जारी है, और ये मुसलसल जदोजहद है जिसमें हमारे कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए, 50,000 के करीब गिरफ्तारियां हुई। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये तहरीक जो है वो उसके अंदर जान है? मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, जो आइन की अमलदारी के लिए जो तहरीक चलनी है, क्योंकि वो ये कामरान साहब, आप खुद खैर वकील हैं, कामरान साहब उस तहरीक का हिस्सा थे। वो वकला की तहरीक चली थी, नजर आ रहा था ना कि कहीं से चले हैं, कहीं पे मंजिल है, कहीं पे पड़ाव है। नहीं, देखें, वकला की तहरीक वहाँ चली थी तो उस वक्त भी जो माहौल था वो ज़रा अलग था। वहाँ क्या उस वक्त सपोर्ट थी, किस तरह के मामला थे, आज क्या सूरत हाल है? आज आपको अगर आप बात करते हैं तो ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें तरमीम करके तो आप किसी शख्स को 6 महीने के लिए उठा लेते हैं। आपके सामने एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जिस तरह बिल लेकर आए हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी हमारे लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप भी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि खालिद हैं साफ़ी, उनको जो है वो उठा लिया गया है, और इस तरह की सूरत हाल के अंदर भी लोग हक का लम बुलंद किए हुए हैं। और हमारी इंशाअल्लाह ताला ये एफर्ट जो है जाए। देखें, पाकिस्तान में जिस वक्त तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना आपकी ना मैशत ठीक हो सकती है, आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं आ सकती, आपके मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने को तैयार नहीं होगी। जब आप अपनी जदादें, फैक्ट्रियाँ आप बाहर बनाएंगे, आपके इंटरेस्ट ये होंगे कि यहाँ से पैसा बनाना है और बाहर जाकर अपार्टमेंट्स बनाने हैं, तो फिर आप दूसरों को कैसे दावत देंगे कि आप आकर यहाँ करें, और कोई आपके ऊपर एतमाद कैसे करेगा? तो रूल ऑफ लॉ होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की की राह तो आप लोग जो रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो करें। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक नहीं है। देखिए, इमरान खान रूल ऑफ लॉ की वजह से अंदर है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है, उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, और अगर वो रूल ऑफ लॉ कायम हो गया तो कोई भी सियासी कारकुन या रहनुमा अंदर नहीं रहेगा। ठीक है कामरान साहब, ये जो कौमी डायलॉग है, जाहिर है एक नेशनल डायलॉग की जरूरत पाकिस्तान को है। पाकिस्तान के मुआशी इंतजामी हालात को देखते हुए, गवर्नेंस का सीरियस क्राइसिस, अभी देखिए कराची में जो कुछ हुआ है, NFC के ऊपर बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं स्टेक होल्डर्स को, और उसको रीनिगोशिएट करने की बातें हो रही हैं। तो ये कौमी डायलॉग में JUIF शामिल होगी? हम डायलॉग पे यकीन रखने वाले लोग हैं, मुझे नहीं पता कि शामिल होंगी या नहीं होगी, मगर अदरवाइज हमने डायलॉग को कभी भी जो है ना माइनस नहीं किया। हम बातचीत करते हैं, बातचीत का नतीजा कोई निकालने की कोशिश करते हैं, उसका नतीजा दुरुस्त भी हो सकता है, उसका नतीजा दुरुस्त नहीं भी हो सकता, मगर अपनी कोशिश सर कतई नजर PTI के जो एहतजाजी रैलियां और जलसे और एहतजाज रहे हैं, उससे कतई नजर आपको लगता है कि कोई अवामी तहरीक चल सकती है पाकिस्तान में, जिस तरह के सीरियस क्राइसिस में पाकिस्तान इस वक्त है? अवामी तहरीक हम चला सकते हैं, चलाएंगे? में चलाएंगे? आप किसके इंतजार में? सिर्फ हम चला सकते हैं, बाकी तो आपने देख लिया ना कि उनको भी देख लिया था कि उन्होंने कितनी तहरीक चला दी थी, और बाकी अब भी देख लिया कि कितनी तहरीक चली है। बहरहाल जो है ना वो मेरा एक सियासी दावा है कि ये नहीं हम चला सकते हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि व्हाट डू यू मीन टू से। लेकिन जन साहब, कौमी डायलॉग, सर आपको लगता है आप वे फॉरवर्ड की बड़ी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कौमी डायलॉग होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सीरियस एनवायरनमेंट है और वी हैव नो इकोनॉमिक स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस, पोलराइजेशन जो है वो इम्पैक्ट कर रही है, वॉर ऑन टेरर। बिल्कुल होना चाहिए, बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल थिंग्स। ये नहीं हो सकता कि हम इंडिविजुअल के साथ जोड़ के पाकिस्तान के ऊपर देखें ना, पाकिस्तान में जब तक आप डाइवर्सिटी नहीं लाएंगे इन ऑल डोमेन्स, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या चाहे फॉर दैट मैटर कोई हो, तब तक हम स्कटल ही होते रहेंगे। सर ये खाली अगर तो सियासी जमातें बैठ के कौमी डायलॉग करेंगी तो इदारे नहीं अगर उसमें बैठेंगे, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, जिसका जो तंजीला प्लीज ये इसको, इस इंप्रेशन को प्लीज जरूर इसको खत्म करें जी। कभी भी एस्टैब्लिशमेंट जो है, या हमने कभी भी नहीं देखा कि वो अच्छी डेमोक्रेसी को इनकरेज नहीं करेगी ना। प्लेट इज फुल, उनकी प्लेट इज फुल। अब हर चीज में हाइब्रिड, कभी निजाम की बात हो रही है, हर चीज उधर इल्जाम चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे स्कोर सेटलिंग भी हो रही होती है, सब चीज अपनी सियासत भी चल रही होती है, हर चीज चल रही होती है। आप बड़े मजे से, और दोनों पार्टीज कई दफा मैंने देखा, दोनों तरफ जो है वो आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सबसर्विएंट रहना पसंद करती है। अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम द मिलिट्री साइड इन ऑल डोमेन्स, अनटिल अनलेस
کہ چیزیں خراب ہونا نہیں شروع ہو جاتی. جی وہی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ابھی بھی مل رہی ہے. وہ ایک سبسروینٹ ادارہ ہے, وہ اسی کے اندر رہنا چاہتا ہے. جب اپنی چیزیں غلط ہوتی ہے تو پھر ہم دوسروں کی طرف, میں یہ اس لیے کرٹیک نہیں کر رہا کسی, میں ان کو ٹھیک کرنے کی باتیں کر رہا ہوں. لیکن میرا خیر سوال یہ تھا کہ سب کو بیٹھنا پڑے گا تبھی قومی ڈائیلاگ ممکن ہوگا. جی اور کوئی دیر ادر وے آؤٹ تو وہ مجھے کوئی بھی سجیسٹ کرنے فار دیٹ میٹر. ہم سب کو اپنے گھوڑوں سے اترنا ہے, انا کے گھوڑوں سے اترنا ہے, پاکستان کے لیے آگے جانا ہے. روز ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, 90,000 کے قریب ہم نے شہادتیں لے رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بلوچستان میں پروگرام کریں, سارے چلے جائیں, ہم لیٹس گو ٹو بلوچستان. مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا آپ کو سچویشن پتہ چلے گی. آپ باجوڑ میں کل کے پروگرام جا کے کریں. مین ایشوز تمہارے وہ ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک پروگرام کر رہے ہیں, وہی ماضی کی ہم چیزیں کر رہے ہیں. ود آل مائی ریسپیکٹ, آج تو ہمیں یہ جو ابھی بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے دیکھیں جتنے بھی انسیکیورٹیز آف پاکستان ہے, دیز آر بالکل نہیں وہ سر ہم نے گورننس کی بات کر لی, اسی لیے ہم وے فارورڈ کی بات بھی کریں کہ قومی ڈائیلاگ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. جان زاہد آپ کا بہت شکریہ. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب, نعیم حیدر پنجوتا صاحب, تینوں مہمانوں کی اپنی گفتگو. جی آج سے پرائم کے لیے اتنا, انشاءاللہ اگلے پرائم میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.